जो सोचने लगा कि क्या बुदास ब्लड की प्रोटेक्शन ऐसी अटैक्स को झेल पाएगी। लिन हंसते हुए बोला कि जो बुरा नहीं है, उसने उसका सबसे ताकतवर वार झेल लिया और फिर भी मरा नहीं। उसने कहा कि उसे लगा था अब तक जो की आंतें जमीन पर बिखर चुकी होंगी। जो सोचने लगा कि उसकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। उसे पता था कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो बुदास ब्लड को एक्टिव नहीं रख पाएगा। इसलिए उसे समझ आ गया कि अगला हमला इस लड़ाई का फैसला करेगा। लेकिन लिन पहले से ही उस पर हमला कर चुका था। एक सटीक वार के साथ उसने जो के शरीर को बीच से काट दिया। लिन ने कहा कि सच तो यह है कि उसे अब तक पता ही नहीं था कि उसका सबसे ताकतवर वार कौन सा है, तो उसने पहले झूठ बोला था। लेकिन जो ने उस हालत में भी तेजी से रिएक्ट किया और लिन के चेहरे पर एक बम फेंक दिया। लिन हंसा और बोला, क्या उसे लगता है कि ये न्यू ईयर वाला पटाखा उसे मार देगा? तभी उसे समझ आया कि जो ने उसे डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल किया था ताकि वो भाग सके। उसने इधर उधर देखा और पूछा, क्या वो बहादुर इंसान सच में उससे भाग गया? फिर उसने खुद से कहा कि जो कभी भी भाग नहीं पाएगा, खासकर उस खून की बदबू के साथ जो उसके शरीर से आ रही थी। लिन ने कहा कि जब वो जो को फिर से पाएगा तो उसे तरफ तरफ कर मार डालेगा। इस बीच जो एक स्टोर के अंदर छिपा था। उसने सोचा कि कम से कम उसने ब्लीडिंग रोक ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बुदास ब्लड में हीलिंग एबिलिटीज भी हैं। फिर भी उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और अब बस एक आखिरी मौका था। जैसे ही लिन पास आया, उसे एहसास हुआ कि जो एक गैस स्टेशन में है। लिन ने कहा कि जो ने अपनी कब्र अच्छी नहीं चुनी। उसने पूछा कि क्या जो को पता है कि वो तब भी शिकार करते हैं जब उनके पास खाना होता है, क्योंकि उन्हें डर का एहसास पसंद होता है। उन्हें अपनी प्रे को तड़पता देखना पसंद है, भले ही वो जानते हो कि बचना नामुमकिन है। लिन ने एक कार हटाई और देखा कि जो वहां नहीं था। उसने ब्लड ट्रेल को फॉलो किया और देखा कि जमीन पर फ्यूल गिरा हुआ है, एक लाइन बनी हुई है और एक मोलोटोव कॉकटेल तैयार है। लिन ने कहा कि क्या जो सच में सोचता है कि वो इतना बेवकूफ है कि इस ट्रैप में फंस जाएगा? उसने कहा कि खून की बदबू वहां ज्यादा थी, इसलिए उसने गैस स्टेशन की छत पर वार किया, सोचते हुए कि जो वहीं है। लेकिन वहां बस उसका खून से सना हुआ कोट था। उसी वक्त असली जो पीछे से निकला और कुछ सीधा लिन के चेहरे पर फेंका और लिन दर्द से चीखने लगा। लिन ने पूछा कि ये क्या था? जो ने जवाब दिया, सॉल्ट। उसने पूछा कि लिन को इसकी स्मेल नहीं आई या फिर वो देख नहीं पाया। जो ने समझाया कि वुल्फ स्कोर ने लिन की सेंसेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन गई है। उसने कहा कि एक वुल्फ की नाक में 200 मिलियन से ज्यादा सेल्स होते हैं जो 2 मिलियन से ज्यादा स्मेल्स को पहचान सकते हैं, और जो चीज पहले एडवांटेज थी अब वीकनेस बन चुकी है, क्योंकि उसकी नाक में इरिटेंट्स बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। जो ने ये भी कहा कि अक्सर लोग जब ट्रैप देख लेते हैं तो खुद को सेफ समझ लेते हैं, और लिन ने भी वही गलती की। लिन ने गुस्से में जो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो ने आसानी से बचते हुए सोचा कि अब लिन का कोई चांस नहीं है। जो ने तय किया कि वो वही करेगा जो उसने अपने भाई श्याओ से सीखा था। उसने बुडास ब्लड की सारी एनर्जी एक हाथ में इकट्ठी की और कहा कि अब लिन का अंत होगा। उसने क्रॉस शेप्ड एक जोरदार वार किया। वार के बाद जो को लगा कि लिन वाकई में टफ है, क्योंकि वो वार भी उसे मार नहीं सका। लिन पूरी तरह से जमीन में पड़े हुए लिन ने जिसे जो के वार का निशान बना दिया था अब भी खुद को किंग कहा, लेकिन जल्द ही उसका शरीर पूरी तरह से गैसोलीन में डूब गया। वो उस होल से बाहर नहीं निकल पा रहा था और बहुत सारा गैसोलीन निकलने लगा। जो ने बताया कि एक सिंपल मोलोटोव किसी लिन जैसे इंसान को नहीं जला सकता, इसलिए उसने उसे सीधा गैस स्टेशन के अंडरग्राउंड टैंक में फेंका। उसने कहा कि अब वो उसे सीधा नर्क भेजेगा और ये जगह उसके लिए एकदम सही कॉफिन है। उसी वक्त लाओ के घर में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। शियाओ ने पूछा कि सब कुछ ठीक है। लाओ ने कहा हाँ, लेकिन कुछ नोटिस किया। सूरज उगने लगा था। मैंने भी देखा कि ज़ॉम्बीज़ पीछे हट रहे हैं और सूरज से डर रहा था। सभी बहुत थके हुए थे, फिर भी सभी खुश थे कि सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। उन्होंने घर को सफलतापूर्वक बचा लिया। जो घर की तरफ आ रहा था अपने लोगों पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। कोई बचाने की गुहार लगा रहा था। वो थी एलन, जो की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने उसका नाम पुकारा और फिर बेहोश हो गए। बाद में मैंने पूछा कि क्या उसका भाई परवर्ट है, क्योंकि उसने एक औरत के कपड़े बीच सड़क पर उतार दिए। जो ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये देखना चाहता था कि कहीं उसे ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। एक इन्फेक्टेड औरत को घर लाना उसके कपड़े उतारने से ज्यादा बड़ा रिस्क होता। उन्हें बहुत सावधानी बरतनी थी। जो ने कहा कि वो खुद भी शर्टलेस था, तो ये फेयर लग रहा था। मैंने कहा कि इससे तो वो और भी परवर्ट लग रहा था। उसने कहा कि शुक्र है कि उसने वक्त पर देख लिया, वरना अगर बिंग ने देख लिया होता तो बहुत बुरा होता। जो ने पूछा कि बिंग का इससे क्या लेना देना है, लेकिन तभी वो कमरे से बाहर आई और बताया कि लिन चिन ठीक है, शायद शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई है और एनर्जी खत्म हो गई है।
लेकिन आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। बिंग ने कमरे के अजीब माहौल को नोटिस किया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, और ये जानकर राहत महसूस की कि लिंचन ठीक है। जो ने बिंग को उसके काम के लिए धन्यवाद कहा। बिंग ने जवाब दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, असली मेहनत तो उन्होंने की। बाद में हैंग ने सबको बताया कि उन्हें पहले निकलना होगा ताकि विलेज में और कोई सर्वाइवर है या नहीं ये देख सके, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी थी। जाते समय जाओ ने उसे बुलाया और कहा कि बाकी लोगों के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम न करे, क्योंकि ज़ॉम्बी होड को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। उसने कहा कि सभी को बचाना कभी पॉसिबल नहीं था, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो अभी जिंदा हैं उन्हें जिंदा रखा जाए। बिंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि यह बात सही है। शू ने कमेंट किया कि उसका भाई अब सच में मैच्योर हो गया है। जो ने जवाब दिया कि इस बार सब कुछ अलग तरीके से खत्म होगा। शू को जिज्ञासा हुई और पूछा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जो ने मना कर दिया और कहा कि इसे नहीं पूछे तो अच्छा है। शू ने फिर ट्रक निकालने को कहा, क्योंकि बॉडीज को डिस्पोज करना जरूरी था। बाद में जंगल में उन्होंने केव के अंदर सभी ज़ॉम्बीज की बॉडीज को जला दिया। जब आखिरी ज़ॉम्बीज को जलाना पूरा हुआ, जो ने कहा कि उन्हें म्यूटेंट्स की बॉडीज भी जलानी होंगी, वरना जानवर अगर वो खा ले तो वो भी म्यूटेट हो सकते हैं। शू ने कहा कि अब वो बस वापस जाकर एक अच्छी नींद लेना चाहता है, लेकिन जो को ड्राइविंग करनी होगी और उसे गैस स्टेशन पर भी रुकना होगा। जो ने पूछा गैस स्टेशन क्यों, और उसने पूछा कि क्या उसे कार ढोनी होगी। जो ने जवाब दिया कि चूंकि वो बड़ा भाई है इसलिए वही जिम्मेदार। जो ने उससे पूछा कि क्या वो श्योर है कि वही सबसे स्ट्रांग है और क्या वो शर्त लगाना चाहेगा। उसने कहा कि वो उससे कभी नहीं डरा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो कंपटीशन करेंगी। रॉक पेपर सीजर्स की तरह लक पर डिपेंड करने की बजाय उन्हें स्किल पर आधारित तरीका चाहिए था। रूल सिंपल थे, एक व्यक्ति काउंट करेगा 10 तक और दूसरा जितनी दूर जा सके भागेगा। उसके बाद हंटर के पास 3 मिनट होंगे रनर को पकड़ने के लिए। अगर पकड़ लिया तो वो जीतता है, वरना रनर जीतता है। जो ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर तेजी से दूरी बनाई। 10 सेकंड्स के बाद शो उसके पीछे भागा और कहा कि उसे भी ये मूव आता है। जो ने पहला अटैक डॉज किया और दोनों के बीच जंगल में बहुत तेज चेस शुरू हो गई। जो ब्रांचेस से कूदते हुए जा रहा था, लेकिन शो ने गैप देख लिया और एक पंच में पूरा पेड़ गिरा दिया, जिससे जो की नेक्स्ट ब्रांच गायब हो गई। उसने एक बड़ा ट्रंक जो पर फेंका, लेकिन जो ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। अब कंपटीशन स्ट्रेंथ का बन गया। जो सोच रहा था कि क्या वो भी भागेगा, लेकिन उसे पता था कि शो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। जो दीवार से टकरा गया और उसके टोर्सो के टुकड़े हो गए। शो ने सोचा कि कहीं उसने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जो गायब हो चुका था। तभी एक छोटा स्टोन उसके सिर पर गिरा और जो ऊपर दिखाई दिया। उसने कहा कि 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, इसलिए रनर जीत गया। शो चौंका और पूछा कि वो उन पर कब आया। जो ने कहा कि वो अपनी ताकत टेस्ट कर रहा था और उसे लगा कि वो अब धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को पहचान रहा है। शो ने कहा कि उसे अपनी एबिलिटीज वो क्रिस्टल खाने के बाद मिली थी और पूछा कि क्या जो ने भी कोई क्रिस्टल खाया था। जो ने जवाब दिया कि शायद इस जीवन में तो नहीं, लेकिन अपने पास्ट लाइफ में उसने एक क्रिस्टल खाया था। इस कंपटीशन के बाद जो को समझ आया कि उसकी एबिलिटी का नाम है बोरोइंग स्ट्रेंथ, यानी वो श्याओ की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। जो को पता था कि उसकी एबिलिटी है बुदस ब्लड, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर स्ट्रेंथ और एजिलिटी। साथ ही वो इस ब्लड ओरा को अपने बॉडी के आसपास फैला सकता है ताकि जो भी पास आए उसे नुकसान पहुंचे। हालांकि अभी के लिए वो इस एबिलिटी का सिर्फ 70% यूज कर सकता है। जो ने कहा कि वो अपने एबिलिटी से जुड़ा हर नंबर और डेटा विजुलाइज कर सकता है। शू ने पूछा कि क्या उसके पास भी ऐसा ही सिस्टम है जैसे उनके पास है, लेकिन जो ने जवाब दिया कि नहीं, ये सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। असल में ये उसका दिमाग है जो नेचुरली डेटा को क्वांटिफाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सामने कोई नंबर्स फ्लोट हो रहे हो जैसे कि गेम। उसने समझाया कि एक नॉर्मल एडल्ट की स्ट्रेंथ करीब 20 होती है, जबकि उस वक्त शियाओ की स्ट्रेंथ और एजिलिटी शायद 90 के आसपास थी। शू ने फिर पूछा कि क्या वो इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट ही देख सकता है। जो ने जवाब दिया कि वो तो 0 होना चाहिए, क्योंकि शियाओ पूरा इडियट है। शियाओ ने यह सुनते ही गुस्से में कहा कि अगर उसने और कुछ कहा तो उसे पीटेगा। फिर शियाओ ने बात बदलते हुए कहा कि उसने वो बेयर क्रिस्टल अपने कमरे में छोड़ दिया है और अगर कभी जो को उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे यूज कर सकता है। जो ने जवाब दिया कि उसे उम्मीद है कि उसे कभी उस क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने माना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए शायद ये लास्ट रिजोर्ट हो सकता है। थोड़ी देर बाद जो ने कहा कि वो कार धोने जा रहा है और शू ने कहा कि वो मदद करेगा, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि किसी गरीब को अकेले ये करना पड़े। लेकिन जब वो बात कर रहे थे,
कोई उनकी बात सुन रहा था। उसी रात जब जो सो रहा था, मैं चुपके से उसके कमरे में गई और क्रिस्टल चुरा लिया, ये कहते हुए कि अब उसके पास भी सुपर पावर होगी। अगली सुबह जो मिट्टी जोत रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसे ये काम करना पड़ा। उसकी माँ ने कहा था कि उन्हें खाने का सामान स्टोर करना होगा और इसके लिए फार्मिंग जरूरी है, इसलिए मिट्टी तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की थी। जो सोच रहा था कि उसका भाई तो कुछ नहीं कर रहा और फिर भी भेजा गया उसे। फिर उसने सोचा कि क्यों न बुद्धिस्ट ब्लड एक्टिवेट कर लिया जाए ताकि एनहांस्ड स्ट्रेंथ से काम जल्दी हो जाए। इसी दौरान लिंचिन थोड़ी शर्माते हुए पास आई, लेकिन उसे नहीं लगा कि कोई परेशानी होगी। उसने पूछा कि क्या जो आसपास है, क्योंकि वो उसे ढूंढ रही थी। जब वो पास आई तो उसने जो को मिट्टी में काम करते देखा। जो ने पूछा कि क्या वो उठ गई और ठीक है। लिंचिन ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने कहा कि वो उसका सेवियर है। जो ने बाप को टालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस अपना वादा निभाया। फिर भी लिंचिन ने जिद की कि उसने उसे बचाया और पानी ऑफर करते हुए पूछा कि क्या वो आगे भी उसकी मदद करता रहेगा। जो ने साफ मना कर दिया। लिंचिन हैरान रह गई और पूछा कि इसका मतलब क्या है। जो ने समझाया कि जैसा उसने पहले कहा था, उसने ये सब एक वादे के कारण किया था, क्योंकि उसके पिता ने उसके परिवार की बहुत मदद की थी। अब जब उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है तो अब उसका कोई कर्तव्य नहीं है। लिंचिन निराश हुई, लेकिन उसने कहा कि वो समझती है। बाद में जब जो ने दीवारों से चिपकी सारी मिट्टी साफ कर ली तो उसने खुद से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पावर किसी ऐसे काम में भी यूजफुल हो सकती है, लेकिन उसे अब भी ट्रेनिंग और अपनी एबिलिटी को बेहतर कंट्रोल करने की जरूरत थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और किसी ने पूछा कि कोई घर पर है। दरवाजा खोलने पर जो ने देखा कि वो अंकल न्यू और हैंग थे। बातचीत के बाद जो ने उन्हें करंट स्थिति समझाई। गांव में कोई सर्वाइवर नहीं बचा था। बिंग ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन जो ने कहा कि इसमें किसी की गलती नहीं थी। उसने पहले ही कहा था कि ज़ॉम्बी होर्ड को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उसने जोर देकर कहा कि उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और जो कर सकते थे सब किया। उसने ये भी कहा कि वे सब इनक्रेडिबल थे। म्यू ने फिर पूछा कि अब आगे क्या करेंगे। जो ने जवाब दिया कि यह हिस्सा काफी सिंपल है। सब उसके घर रुक सकते हैं, नहा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और उसके साथ डिनर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, सबको जिंदा रहना है। बाद में बिंग शावर से बाहर आई और बोली कि श्यामे की शर्ट उस पर थोड़ी छोटी लग रही है और वो थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। तभी श्यामे ने उसे डिनर के लिए बुलाया और कहा कि खाना तैयार है। बिंग ने सोचा कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चली गई। डिनर टाइम पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। श्यामे ने बिंग से कहा कि वो श्याओ के बगल में बैठ जाए, जिससे लिंचिन असहज हो गई। उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हंसी मजाक और नजरें मिलना देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। तभी लाओ ने देखा कि सब इकट्ठा है और टेबल खाने से भरी है, तो उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सभी लोग करंट स्थिति जानते हैं, वो विलेज के आखिरी सर्वाइवर्स हैं और बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया कैसी है वो सब सर्वाइव कर पाए। उसने कहा कि अब से वो सब साथ लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी। फिर उसने टोस्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी शिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो जमीन पर गिर गई और उसके शरीर में कोई अजीब चीज दौड़ने लगी। वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी। अचानक बिना कंट्रोल के उसने जो पर हमला कर दिया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जो ने तुरंत बुद्धिस्ट ब्लड की ओर से खुद को बचा लिया। सब लोग डर गए और पूछने लगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि लिंचिन डर के मारे सब देख रही थी। अचानक वो अजीब सेंसेशन गायब हो गया। जो ने पूछा कि क्या उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई है। धीरे धीरे शमे नॉर्मल होने लगी। भले ही वो काफी नर्वस और शर्मिंदा थी कि उसने क्या किया। उसने कहा कि ये कितना शेमफुल है कि उसका अपना भाई उसे बचाना पड़ा। तभी जी ने उसे एक पंच मारा ताकि वो बेहोश हो जाए और बोला कि शायद उसने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो उसे बेड में सुलाने ले जाएगा। उधर शिया सड़क के बीच में उल्टी कर रही थी और सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बाद में जब सब शांत हो गया, शौमे ने फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और कहा कि ये सब बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। जो ने उसे समझाया कि उसे पता है कि क्या हुआ था। उसने भी एक पूर खा ली थी जैसे बाकी सब ने खाई थी। उसने कहा कि वो बहुत लकी थी कि वो म्यूटेंट में नहीं बदली। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो भी बस एक एबिलिटी चाहती थी। जो ने सोचा कि अगर उसने ये बात समय रहते नहीं समझी होती तो सब कुछ और भी बुरा हो सकता था। फिर जो ने कहा कि वो अब उसे उसकी पावर्स को यूज करना सिखाएगा। उसने उससे कहा कि अपनी आंखें बंद करे और कंसंट्रेट करे, ये समझाते हुए कि पावर को ऐसे फील करना चाहिए जैसे हवा फेफड़ों में जाती है,
लेकिन इस केस में ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही थी। उसने कहा कि अब ये पावर उसके इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है और उसे इसका इस्तेमाल करके अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस करना चाहिए। जो ने पूछा कि क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा है और शाओमे ने जवाब दिया कि हाँ, उसे लाइफ दिखाई दे रही है, जैसे वो उसके फ्लो को परसीव कर पा रही हो और शायद कंट्रोल भी। फिर उसने उस मिट्टी पर हाथ फेरा जो तैयार की गई थी और तुरंत एक पौधा उगाया और बढ़ने लगा। शाओमे ने हैरानी से पूछा कि क्या उसकी पावर प्लांट्स को तेजी से ग्रो करना है। जो ने कंफर्म किया कि देखने से तो यही लगता है कि ये उसकी पावर्स में से एक है। उसी वक्त जो ने भी वही पावर यूज की और एक आलू जिसे उसने सुबह लगाया था उसे इंस्टेंटली ग्रो कर दिया जब तक कि वो हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हो गया। शाओमे शॉक्ड होकर पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया और जो ने जवाब दिया कि अब फूड का प्रॉब्लम ऑफिशियली सॉल्व हो गया है। इजी इजी। हालांकि शाओमे थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, सोचते हुए कि क्या उसकी एबिलिटी सिर्फ फार्मिंग के लिए ही है। उसने सोचा कि काश उसके पास कोई कूल पावर होती, जैसे लेजर बीम शूट करना, स्टॉर्म समन करना या मैजिकल गर्ल बन जाना। लेकिन अंत में वो बेसिकली एक फार्मर बन गई। जो ने कहा कि वो ज्यादा सोच रही है और उसे इस पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसने ये भी सोचा कि आमतौर पर जब कोई ज़ॉम्बी कोर कंज्यूम करता है तो किसी को एबिलिटी मिलने के चांसेस बहुत लो होते हैं, लेकिन शिया और शाओ में दोनों को मिली। ये काफी इम्प्रेसिव था। जो को शक था कि ये सिर्फ लक नहीं थी, शायद ये उनकी खुद की स्किल थी। अगली सुबह जब मुर्गा बोला तो जो ने उसे चुप रहने को कहा और सोचा कि न्यू ये चिकन्स कहाँ से लाया। न्यू ने समझाया कि उसके पास पहले से एक फीमेल हैन थी जो वो घर से लेकर आया था ताकि एक फार्म शुरू कर सके। उसने कहा कि कई साल पहले जब विलेज फार्म में लेबर की कमी थी तब विलेज कमेटी ने टेम्पररी हेल्प के लिए कहा था। जब वो गए तो उन्होंने उसके फैमिली को एक हैंड दी थी और तब से वो उसकी देखभाल कर रहे थे। जो ने सोचा कि फार्म उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। चियाओ ने बताया कि इस बार का गोल था कि जितने भी कैटल अभी जिंदा है उन्हें ले आना और जो भी खाने लायक हो उसे वापस लाना। लेकिन जब वो पहुंचे वांग ने देखा कि वहां बहुत सारी बॉडीज पड़ी थी और उसने सोचा कि क्या ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज में बदल सकती हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये ज़ॉम्बीज किसी गन से मारे गए हैं। जो ने कहा कि चिंता मत करो, जब तक हम बहुत डार्क जगहों से दूर रहेंगे ये दोबारा नहीं उठेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी वीकनेस थी सूरज। वांग ने कहा कि शायद बाहर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। न्यू ने ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा कि बड़ी सिटी में तो हाईटेक वेपन्स होंगे और शायद उन्होंने इससे बहुत बेहतर तरीके से निपटा होगा, तो जल्दी ही कोई सिटी से आकर उन्हें रेस्क्यू करेगा। लेकिन जो ज्यादा रियलिस्टिक था ने कहा कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक नहीं है। उसने कहा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बीज या वायरस नहीं थे, बल्कि वो डिजास्टर था जो वायरस ने दुनिया में पैदा किया। अब सब कुछ बदल चुका है और एकमात्र चीज जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो है हम खुद। बाद में न्यू को कुछ फ्रेश एग्स मिले और जो ने पूछा कि क्या ये हैच होंगे। न्यू ने जवाब दिया कि जब तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सही रहे हाँ ये हैच हो सकते हैं। इस बीच होम को ये सब थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे सिर्फ एग्स दिख रहे थे और उसने सोचा कि कैटल कहाँ है। न्यू ने कहा कि शायद वो भी मर चुके हैं। तभी एक और जानवर दिखाई दिया, एक गूस। हैंग ने कहा कि कम से कम कुछ लाइव स्टॉक तो अभी भी जिंदा है। उसने जो से बैग लिया और कहा कि वो गूस को ट्रैवल के लिए पैक करेगा क्योंकि उसे ये काम आता है। जब वो गूस को बांध रहा था होंग ने समझाया कि कभी भी गूस को सीधे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि वो काटते हैं। फिर उसने सावधानी से उसके विंग्स बांधे और कहा कि आमतौर पर जीस को हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला तो काफी बेवकूफ लग रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गूस जानबूझकर पास आया था हैंग का सिर फाड़ने के इरादे से। सौभाग्य से जो ने जल्दी से रिएक्ट किया और गूस को फेंक दिया। हैंग ने घबरा कर पूछा कि क्या हो रहा है। जो ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है और सबको भागने को कहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि वो ज़ॉम्बी गीस की एक पूरी आर्मी से घिरे हुए थे। एक सच्ची हॉर्ड उनके बड़े बड़े खुले मुंह के साथ सबको खाने को तैयार थी। जो ने जल्दी से एक एस्केप रूट ढूंढा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि नू और हुआंग बहुत थके हुए थे। वो आराम से दौड़कर भाग सकता था लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। इसलिए जो ने अपना दूसरा पावर यूज करने का फैसला किया जो उसने शाओमे से बोरो किया था। उसने ग्रोथ एबिलिटी एक्टिवेट की और कई लताएं उगाई जिन्होंने गीस को जकड़ लिया और एक लिविंग वॉल बना दी उनके और होल्ड के बीच। जो ने चेतावनी दी कि उसने फिलहाल म्यूटेंट्स को रोक दिया है लेकिन अब जल्दी भागना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में दौड़ने की कोशिश की उन्हें एहसास हुआ कि वो उधर से भी गिरे हुए हैं। एक और म्यूटेंट गीस की हॉर्ड रास्ता रोक रही थी। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे।
जो ने सबको उस बिल्डिंग में घुसने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ये काम कर गया है। न्यू ने कहा कि अब वो अंदर फंसे हुए हैं। उसने कहा कि जो शायद बच सकता है, लेकिन उसके और हैंग के लिए मुश्किल होगी क्योंकि ज़ॉम्बी गीस की हॉर्ड अब भी नीचे थी। जो ने जवाब दिया कि ये उनकी गलती नहीं थी कि वो नीचे फंसे हैं। उसने वादा किया कि वो सबको घन ले जाएगा। उसने सोचा कि शायद अगर वो अपनी सारी शक्ति बुडस ब्लड को सर्कुलेट करने में लगा दे तो वो दोबारा को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वही पावर उन सभी म्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी होगी। अगर एनर्जी बीच में खत्म हो गई तो सब मर जाएंगे। वो सोच रहा था कि क्या ये रिस्क लेने लायक है। इस बीच हैंग ने देखा कि वहाँ एक कंप्यूटर चालू था। फार्म में अब भी बिजली थी और वो सिस्टम से कनेक्टेड था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने शुरू कर दिया। दरवाजे पर जोर से मार हो रही। जो चिंतित होकर वांग से बोला कि वो वही करे जो वो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डोर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वांग ने जवाब दिया कि उसे बस 3 मिनट चाहिए फिनिश करने के लिए। उसने कहा कि अगर वो सफल हो गया तो वो उन म्यूटेंट्स को खत्म कर देगा। जो ने डोर की ओर देखा और महसूस किया कि वो 3 मिनट तक नहीं टिकेगा, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सीधे हमला करने निकल पड़ा। उसने डोर को कसकर पकड़ा और उसी के इम्पैक्ट से ढेर सारे ज़ॉम्बी गीस को कुचलना शुरू कर दिया। फिर वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया, डोर को एक साथ शील्ड और वेपन की तरह इस्तेमाल करता हुआ, रास्ते में जीस को तबाह करता और उन्हें मांस के टुकड़ों में बदलता हुआ। उसने सोचा कि इससे उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन हैरानी से उसने देखा कि वो बर्स्ट हुआ मांस फिर से हिलने लगा। उधर न्यू ने घबरा कर पूछा कि हैंग क्या कर रहा है। उसने कहा कि जो बाहर लड़ रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हुआंग कंसंट्रेट करते हुए बोला कि ये लास्ट स्टेप है, जैसे ही उसका डाउनलोड पूरा होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर जो की हालत और खराब होती जा रही थी। वो सारा नष्ट हुआ मांस इकट्ठा होकर एक विशाल म्यूटेंट क्रीचर में बदल गया। डोर से प्रोटेक्ट करते हुए भी वो अगले वार को नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि बुडास ब्लड की शक्ति भी उस चीज के सामने कमजोर लग रही थी। जो डोर के साथ फर्श पर लुढ़कता हुआ दूर तक घसीटा गया। ये देखकर नू चिल्लाया कि जो वांग को लेकर भाग जाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन जो घायल होते हुए भी बोला कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया कि वो सबको साथ लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब क्रीचर फिर से आगे बढ़ा तो जो ने एक लास्ट कोशिश की। उसने अपनी दोनों पावर्स एक साथ यूज की। उसके अंदर दो फोर्सेस आपस में टकराने लगी, एक अजीब सेंसेशन पैदा करते हुए, जैसे उसका शरीर अंदर से फटने वाला हो। लेकिन उसी वक्त उसने प्योर पावर को जन्म लेते हुए महसूस किया। फिर उसने इस पूरी एनर्जी को एक सिंगल ब्लो में कॉन्सेंट्रेट किया, जिसमें दोनों पावर्स एक साथ समाहित थी। ये वार इतना ताकतवर था कि उस मांस के मॉन्स्टर को सीधे डस्ट में बदल दिया, उसके दांत हवा में उड़ते हुए। इसके बाद जो का काम पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, वो लगभग हिल भी नहीं पा रहा था। उसने चारों ओर देखा, सोचते हुए कि क्या ये सच में खत्म हो गया है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या स्किल इस्तेमाल की, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने इतनी एनर्जी खर्च कर दी कि वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई और भी जीस उसकी ओर आ रहे थे, और ऐसी हालत में जो के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी एक तेज आवाज पूरी फार्म में गूंजने लगी। एक लाउड स्पीकर ने वो साउंड पूरे विलेज में प्रोपगेट किया और सारे जीस तुरंत उस डायरेक्शन की ओर भागने लगे जहां से वो आवाज आ रही थी। हैंग ने राहत की सांस लेते हुए पूछा कि क्या ये काम कर गया। न्यू ने म्यूटेंट्स को भागते हुए देखकर कहा। उसने पूछा क्या वांग ने कर दिखाया। वांग ने मुस्कुराते हुए कंफर्म किया कि जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। उसने फार्म सिस्टम को एक्सेस कर लिया और उसमें तेज म्यूजिक चला दिया, जिससे सारे म्यूटेंट्स उनकी तरफ से हट गए। हैंग ने बताया कि वो म्यूजिक हमेशा तब प्ले होता था जब कैटल को फीड करना होता था, तो जब एनिमल्स वो साउंड सुनते थे तो वो तुरंत फीडिंग एरिया की ओर भागते थे। प्लान काम कर गया था और वांग ने कहा कि कम से कम वो लोग एग्स तो ले पाए, क्योंकि वो फिर कभी उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहते। बाद में जब वे काम में थे तो उन्होंने देखा कि सौभाग्य से एग्स नहीं टूटे थे। वांग ने जिज्ञासु होकर पूछा कि नू ने वो एग्स कब उठाए। न्यू ने जवाब दिया कि जब वो गूस पकड़ने गया था तब उसने मौका देखकर वो एग्स भी ले लिए। हैंग ने थोड़ी शक भरी नजर से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि जब वो एग्स हैच होंगे तो वो म्यूटेंट्स नहीं बनेंगे। न्यू ने समझाया कि नहीं, क्योंकि वो एग्स कम से कम 2 हफ्ते से वहीं पड़े थे। बाद में जब सब घर लौटे तो सभी ने मिलकर प्लानिंग शुरू की। वो ग्रुप्स बना रहे थे और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे थे। मैं लीड लेते हुए बोली कि कमांडर इन चीफ जो की तरफ से वो फ्यूचर कॉम्बैट प्लान को रीइंफोर्स करना चाहती है। सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप था जो बेस के चारों ओर पेट्रोलिंग करेगा और प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज बनाएगा।
इसके जिम्मेदार होंगे लाओ, शाओ और हुआंग। फिर था एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक ग्रुप, जो फूड ग्रो करेगा और एनिमल्स को रेज करेगा। मैं खुद और न्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, खासकर अब जब उसे मैजिकल फार्मिंग भी आ गई थी। अगला ग्रुप था रिसोर्स इंटीग्रेशन, जो स्टैटिस्टिक्स, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स प्लानिंग को संभालेगा। इस सेक्टर की जिम्मेदारी होगी ची फैमिली की मदर और अल्क्विन के पास। आखिर में था एक्सप्लोरेशन ग्रुप, जिनका काम था आसपास रिसोर्सेज और मटेरियल्स की खोज करना और मॉनिटरिंग और डिटेक्शन करना। ये ग्रुप बेस की आंखें होंगे। इसी समय एल्क्विन जो से प्रैक्टिकली रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अगली मिशंस में साथ ले चले। जो ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो क्यों जाना चाहता है। लिन बीच में बोल पड़ी, ये कहते हुए कि उसे मई के साथ जो हुआ वो देखकर डर लग रहा था और वो भी जो के साथ जाना चाहती थी। उसने बताया कि उसे विलेज में एक सेफ जगह पता है जहां सिर्फ उनके 2 लोगों के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। उसने कहा कि वो वहीं सरवाइव कर सकते हैं जब तक कोई रीइंफोर्समेंट ना जाए और किसी और के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो ने उसकी ओर एकदम सीरियस होकर देखा। उसने कहा कि इस तरह की बात सुनना जिसमें वो अपने परिवार को छोड़ देने की बात सोच रही थी, कुछ ऐसा है जो उसे कहने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि अगर वो सच में अकेले सर्वाइव करने की कोशिश करती तो सबसे पहले वही छोड़ दी जाती। रवाना होने से पहले बिंग उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि क्या अब वे जा सकते हैं और जो ने कहा "हाँ, बिल्कुल। बाद में जब वो विलेज पियर पर पहुंचे तो बिंग ने इधर उधर देखकर कहा कि ये जगह इतनी रिमोट लग रही है कि ये फिशिंग के लिए बिल्कुल सही होगी। उसने पूछा कि क्या सच में लोग पहले यहाँ आए थे और ये जगह किसकी थी। जो ने समझाया कि इसका मालिक लिंग था और उसने ये जगह कभी कभार खोजी थी, उस समय के हालात का फायदा उठाते हुए। बिंग ने पूछा कि लिन को जो से इतनी नफरत क्यों है। जो ने जवाब दिया कि स्कूल में शुरुआत से ही उनका आपस में टकराव हो गया था। उसने कहा कि लिन हमेशा बहुत एरोगेंट था और सोचता था कि सबको वही करना चाहिए जो वो कहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वो अमीर था। लेकिन जो को ऐसा इंसान कभी पसंद नहीं आया और सच कहें तो वो हमेशा हर चीज में उसे हरा देता था। इसलिए लिन ने उसके खिलाफ बहुत गहरी दुश्मनी पाल ली थी। इसके बाद उसने जो की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश भी की और हमेशा इस बात पर घमंड करता था। हालांकि जो को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद में वे उस जगह के बेसमेंट में गए जहां उन्हें एक बड़ा फ्रीजर मिला। उस फ्रीजर का दरवाजा बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। बिंग ने हैरानी से पूछा कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता था। जो ने जवाब दिया कि उसने इसके बारे में सुना था। असल में उसे लगता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में इस जगह पर आया था और उसे याद है कि यहाँ का सामान काफी समय तक टिका रहा था। उसने फ्रीजर का दरवाजा खोला, ये याद करते हुए कि अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने ये जगह खोजी थी तब वहां की बिजली पहले ही कट चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां का खाना अब भी पूरी तरह से फ्रेश था। इस बार जो को भरोसा था कि वहां उन्हें अच्छा फूड मिलेगा। शायद कुछ सर्वाइवर्स भी वहां छुपे हुए हो। लेकिन अचानक बिंग डर कर चिल्लाई। वो असहज महसूस करने लगी और बोली कि फिश कुछ अजीब लग रही है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो फिश जो मरी हुई थी हिलने लगी। तभी जो उस पर कूदा, ये समझते हुए कि वो असल में एक म्यूटेंट फिश थी। हालांकि उसने पूरी ताकत से हमला किया, जो का वार कोई असर नहीं कर पाया। उस फिश ने पानी की एक तेज बौछार से जवाब दिया, जिसने जो को दूर फेंक दिया। जल्दी से एनालाइज करते हुए जो ने समझा कि वो फिश कम से कम रैंक 2 म्यूटेंट थी। बिंग ने घबरा कर पूछा कि क्या वो ठीक है। जो ने उठते हुए चिल्लाकर कहा कि उसे भागना होगा क्योंकि वो उस तंग जगह में उस क्रीचर से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अचानक उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जो को एहसास हुआ कि अब भागने का टाइम नहीं बचा है। एकमात्र ऑप्शन अब उस फिश को मारना था। बिंग जाहिर है ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही। जो को तब उस फिश की कमजोरी समझ आई, उसकी गिल्स। उसने जल्दी से उस जानवर के पीछे जाने की कोशिश की ताकि उसकी कमजोर जगह पर वार कर सके। लेकिन बीच रास्ते में उसके हमले को फिश के शरीर से निकलते छोटे छोटे कीड़ों की बारिश ने रोक दिया। तब ये साफ हो गया कि वो पैरासाइट्स उस फिश के शरीर के साथ सिम्बियोसिस में रहते हैं। जब भी होस्ट खतरे में होता वो उसकी रक्षा करते। खुद को डिफेंड करने की कोशिश में जो फिर से दूर फेंक दिया गया।